ओके, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग का वन शॉट सॉल्यूशन, जहां हम लोग टॉप 12 क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन देखेंगे। जो भी क्वेश्चंस हमने आपको ग्रुप में प्रोवाइड करी थी उसके सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन से ही मूव करते हैं। यह है हम लोगों का मॉडल क्वेश्चन पेपर 2025, जो कि हम लोगों का पहला साल है। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर है। अब व्हाट इज मैनेजमेंट हमारा पहला क्वेश्चन है। इसको आर्ट और एज अ साइंस, मतलब मैनेजमेंट आर्ट है कि साइंस एक्सप्लेन करना है। कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल के क्या क्या स्टेप्स हैं, कंट्रोल के क्या क्या टाइप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है और नेसेसिटी क्या है। ठीक है, अकाउंटिंग क्या होता है, इसके टाइप्स क्या क्या हैं, प्रोसेसेस कैसे, मतलब अकाउंटिंग में क्या क्या चीजें हम लोग करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, इसका एडवांटेज क्या है। नेक्स्ट है अकाउंट्स क्या है, और गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट क्या होता है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन जर्नल एंड लीजर, जर्नल और लीजर के बीच में डिफरेंस बताना है, दोनों के फॉर्मेट भी देना है। नेक्स्ट है ट्रायल बैलेंस क्या होता है एंड इसके फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के बीच में डिफरेंस, बैलेंस शीट क्या होता है, एक ट्रांजेक्शन्स का लिस्ट दिया गया है, इसको बोला गया है जर्नल में एंट्री करना है। फिर एक शॉर्ट नोट्स है, तो ये बेसिक शॉर्ट नोट्स है, जस्ट लिख देना है गूगल करके, या फिर जो भी आप एसेट एंड लाइबिलिटीज के बारे में जानते हैं, प्लानिंग के बारे में, कंप्यूटर अकाउंटिंग के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में लिख सकते हैं। ये वाला सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। शुरू करें। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट ध्यान से सुनिएगा, ये सब थोड़ा सा शुरू का 2-3 क्वेश्चन 10 मिनट आपको लग सकता है थ्योरेटिकल, इसलिए हम जल्दी जल्दी में मूव करेंगे। समझ में ना आए तो जस्ट एक बार चैट में रिपीट लिख दीजिएगा। ठीक है, दोनों ईजी है, इसलिए जल्दी जल्दी स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन करते हैं। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एंड ओवरसीइंग द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के काम को देखरेख करना, या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसको कोऑर्डिनेट करना। ओवरसीइंग का मतलब होता है देखरेख करना। ठीक है, क्यों ऐसा हम लोग देखरेख करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को, ताकि अचीव इट्स गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, मैनेजमेंट के गोल नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं उसको इफेक्टिवली, इफेक्टिवली मतलब एग्जैक्ट जैसा सोचा था हमने वैसा गोल, वैसा आउटपुट हम लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। एफिशिएंटली मतलब ऑर्गेनाइजेशन का कम से कम रिसोर्सेज, कम से कम खर्च में काम कर लेना। नेक्स्ट है यूजिंग रिसोर्सेज लाइक ह्यूमन, फाइनेंशियल एंड फिजिकल एसेट्स। तो वही बात है, किसी भी कंपनी या इंस्टीट्यूट के पास जितनी सारी संसाधन उपलब्ध हैं उनका इस्तेमाल करते हुए बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। अब इसके डेफिनेशन में एक और तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं, मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, एक एक करके देखते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 5 जो है आप बोल सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको नंबरिंग वाइज रख देंगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है इसमें आपका, प्लानिंग। सबसे पहला क्या है, इसको थोड़ा और जूम करते ध्यान से देखते चलिएगा। सबसे पहला है आपका प्लानिंग। प्लानिंग में कहता है कि डिटरमाइनिंग व्हाट नीड्स टू बी डन, यानी प्लानिंग फेज में हम लोग क्या करते हैं, ये पता करते हैं क्या करना है, गोल सेट करते हैं एग्जैक्टली करना क्या है, एंड डिसाइडिंग द बेस्ट स्ट्रेटजीज एंड एक्शंस टू अचीव देम। दो बात हमेशा याद रखिएगा, क्या करना है और कैसे करना है। मतलब कि क्या करना है ये पहले से प्लानिंग फेज में डिफाइन करते हैं, और साथ में कौन सा वो बेस्ट तरीका रहेगा जिससे आप उस गोल को अचीव कर सकते हैं, वो चीज आप लोग प्लानिंग के फेज में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, एलोकेटिंग रिसोर्सेज, असाइनिंग टास्क, एस्टेब्लिशिंग स्ट्रक्चर फॉर इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए प्लान। अब ऑर्गेनाइजिंग वाले में जनरली क्या होता है कि आपको कुछ काम करना है, मान लीजिए आपके पास 50 लोग दिया गया, कुछ कंप्यूटर्स दिया गया, ठीक है, और कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर, गैजेट वगैरह सब कुछ मिला, तो आप उस सब को ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, कैसे आप किसको किसको किस किस टीम में रखेंगे, किस तरह से ग्रुपिंग करेंगे, कैसे आप सिस्टम्स को एक जगह पे ऑर्गेनाइज करेंगे, तो वो सारी चीज ऑर्गेनाइजिंग वाले में आता है। बेसिकली जितने भी रिसोर्सेज आपके पास हैं उसको सही से सही जगह प्लेस करना। ठीक है, नेक्स्ट, पहले पूरा क्लास तो करिए दोस्त। स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है, रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग द राइट पीपल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन रोल्स। यानी कि जो सही पर्सन को ऑर्गेनाइजेशन में प्लेस करना। स्टाफिंग का मतलब जनरली आप याद रखें, राइट पर्सन एट राइट प्लेस एट राइट टाइम, यानी सही समय, सही आदमी को सही समय पे सही जगह पे
प्लेस करना कंपनी में, ये इसी चीज को स्टाफिंग बोलते हैं। आपका जो हायरिंग है, प्लेसमेंट है, ट्रेनिंग है, ध्यान रखिएगा प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग वो स्टाफिंग में ही आप लिख सकते हैं कि प्लेसमेंट करना मतलब हायरिंग करना वो एम्प्लॉयज की उसकी ट्रेनिंग करना, वो सब आपका स्टाफिंग में ही आता है। नेक्स्ट है आपका डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या कहता है? मोटिवेटिंग एंड लीडिंग एम्प्लॉयज, यानी एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना और लीड करना, इंश्योरिंग दे हैव द रिसोर्सेज एंड गाइडेंस टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि उनको ध्यान रखवाना कि जो उन लोगों को गोल्स अचीव करना है उसके लिए उनके पास प्रॉपर गाइडेंस और ट्रेनिंग है कि नहीं। लास्ट आता है कंट्रोलिंग। जब आप सारी चीजें मतलब सारे प्रोसेसेस कर देते हैं, मतलब जितना तरह से आप दिमाग लगा सकते थे लगा दिए, अब जब आपका प्रोसेस हो रहा है, जब काम हो रहा है, उस चीज को आपको मॉनिटर करना होता है, देख रेख करते रहना होता है। इसमें कुछ टर्म्स आता है जैसे कि प्रोग्रेस को मॉनिटर करना, परफॉर्मेंस को मेजर करना कि परफॉर्मेंस अच्छा है, बुरा है, एवरेज है, ठीक है, एंड मेकिंग करेक्टिव एक्शंस इफ नेसेसरी टू स्टे ऑन द ट्रैक विद गोल्स। अब यहाँ पे क्या है, अगर कुछ लगता है कि हाँ गड़बड़ है तो उसको सही करना पड़ेगा। एग्जाम्पल से जल्दी से हम बता देते हैं ताकि आप लोग ये पांचों भूले ना। मान लीजिए आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है, तो प्लानिंग में क्या करेंगे, दो काम, कि क्या करना है और कैसे करना है। तो आप डिसाइड करते हैं कि मुझे 500 मार्क्स चाहिए, एग्जैक्ट आपने डिसाइड कर दिया, और साथ में आपने ये डिसाइड किया कैसे करना है। तो आपने ये डिसाइड किया होगा कि मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर एक बार कॉपी पर लिख दूंगा, और जस्ट वैसा ही कुछ एग्जाम में मुझे करना है, तो वो मेरा प्लानिंग वाले पार्ट में हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब आप रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करेंगे कि कौन से पीडीएफ मटेरियल्स आप पढ़ेंगे, कौन कौन से नोट्स आप पढ़ेंगे, किससे आप पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें आपकी किस में आती हैं, ऑर्गेनाइजिंग में। रिसोर्सेज मतलब बेसिकली कौन कौन से संसाधन यूज करेंगे आप इस काम को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट है आपका स्टाफिंग। स्टाफिंग बोलता है कि आपके काम के लिए जो लोग लगेंगे, यानी जो पर्सन लगेंगे, उसको आप सही पर्सन को सही काम पे लगाएं, सही पर्सन का सही तरीके से यूज करें, दैट इज नोन एज स्टाफिंग। यस ब्रदर, रिकॉर्डिंग हो रही है, टेंशन मत लीजिए, बट रिकॉर्डिंग मिलने के कुछ कंडीशंस हैं, बाद में बताएंगे। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या कहता है, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग एम्प्लॉयज, जो भी एम्प्लॉयज वगैरह हैं उसको आपको लीड करना। अभी हम एग्जांपल बता रहे थे। तो स्टाफिंग में आप ये मान के चल सकते हैं कि जैसे आप अपना मान लीजिए 3-4 लोगों का ग्रुप बनाए स्टडी के लिए, तो आप 3-4 लोगों में बांट सकते हैं कि देखो भाई तुम ना ये वाला पढ़ लेना, तुम ये वाला पढ़ लेना, और तुम सब लोग मेरे को डिस्कशन ग्रुप में आके समझा देना, ठीक है। तो ये कुछ कर सकते हैं। डायरेक्टिंग मतलब मान लीजिए आप में से कोई एक होगा जो टीम लीडर बनेगा स्टूडेंट्स का, 3-4 स्टूडेंट्स का, और वो एक एक चीज डिसाइड करेगा कि कौन कहाँ गया, अगर कोई कुछ गलत कर रहा होगा तो उसको वो गाइड करेगा। कंट्रोलिंग आता है कि हाँ इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल किया जाए, मॉनिटर किया जाए कि जो काम आप करना चाह रहे हैं, यानी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्या प्रिपरेशन चल रहा है या फिर कुछ इधर उधर की बातें हो रही है आपके मतलब जो भी आपने वर्क प्लेस या फिर वर्क स्ट्रक्चर बनाया उसका। क्या ये क्लियर है? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, अगर पूछता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पूछे, फंक्शंस ऑफ मैनेजर पूछे, दोनों में ये सब बात लिख सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। तो मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के फंक्शंस, हाँ। उसके बाद आता है आपका लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि लेवल क्या क्या है मैनेजमेंट के। तो पहला होता है टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल, यानी कि 3 लेवल होते हैं, ऊपर वाला, बीच वाला और नीचे वाला। तो टॉप लेवल में क्या आते हैं, सीनियर मैनेजर्स, इसमें सीईओ, डायरेक्टर, बोर्ड मेंबर, ये सब लोग आते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन स्ट्रेटेजी एंड मेजर डिसीजन, यानी कि ऐसा मान के चलिए कि ये लोग कंपनी आगे 10 साल में क्या करेगी, आगे 15 साल में क्या करेगी, कंपनी का एग्जैक्ट विजन क्या है, कंपनी दुनिया में क्या चेंज लाना चाहती है, ये सारी चीजें टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है मिडिल लेवल। मिडिल लेवल में वो लोग आते हैं जो कि मैनेजर्स हु इम्प्लीमेंट टॉप लेवल स्ट्रेटेजीज, मतलब जो लोग, जो ऊपर वाले लोग प्लानिंग वगैरह करते हैं कि मुझे ये करना है, ऐसे करना है, वैसा करना, उस चीज को एग्जैक्ट इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे सेल्स टीम का मैनेजमेंट क्या होगा, अगर मान लीजिए टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड कर लेता है कि हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, कार, ठीक है। अब जो मिडिल लेवल में आएंगे उसमें बहुत सारे मैनेजर होंगे जो कि प्रोडक्ट डिजाइन करने का, कि कैसा कार बनेगा, उसका डिजाइन क्या होगा। एक सेल्स एंड मार्केटिंग टीम होगी, वो क्या करेगी, सेल्स मार्केटिंग कैसे होगा उस कार की, इसके बारे में प्लान बनाएगी। एक होगा जो कि इसका मैन्युफैक्चरिंग देखेगा कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगा, ठीक है। ये अलग अलग जो मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट है वो सब इसको संभालेगा। तो जनरली टॉप लेवल में कुछ लोग मैनेजर्स होते हैं, मिडिल लेवल में हर डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर होते हैं। अब सबसे जरूरी आता है लो लेवल, ये होता है जनरली
सुपरवाइजर और टीम लीडर रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे ऑपरेशन, यानी कि या तो सुपरवाइजर जो लोग होते हैं उन लोगों को आप लो लेवल मैनेजर भी बोल सकते हैं। ये लोग जनरली दिन का काम देखते होता है ना, कि एक दिन में आज कितना काम हुआ, कल तक कितना काम होगा, ठीक है, तो ये चीज प्लानिंग वगैरह ये लोग संभाल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है एंड मैनेजिंग द वर्क फॉर एम्प्लॉयज डायरेक्टली, तो ये जो काम कर रहे लोग होते हैं, जो वर्कर होते हैं, उनसे ये लोग डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं। तो इसको ऐसा मान के चलिए ये लोग प्रधानमंत्री टाइप, राष्ट्रपति टाइप है, बस डिसीजन दे दिए ऐसा होना चाहिए। मिडिल लेवल में क्या आते हैं आपका, मान लीजिए डीएम वगैरह जो होते हैं, डीएम, कलेक्टर, एसपी, ये लोग जो कि मतलब उनके प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। और लो लेवल में बेसिक आप वही मान लीजिए दरोगा, प्यून, चपरासी, सरकारी कर्मचारी जो लोग भी है, जो लोग डे टू डे काम वगैरह देख रेख करते हैं, ठीक है। तो वो सब लोग इधर आ जाते हैं। तो ये है आपका मैनेजमेंट का हायरार्की। लेवल्स पूछे तो ये तीनों लिख दीजिएगा। अगर मैनेजर पूछ भी रहा है तो आप मैनेजर में भी लिख सकते हैं, टाइप्स ऑफ मैनेजर में, लो लेवल मैनेजर, टॉप लेवल मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजर, जो भी है तीनों लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? क्या मैनेजमेंट से रिलेटेड इतने पॉइंट्स क्लियर हैं आप लोगों को? 5 गो फंक्शन है, 2 लाइन का डेफिनेशन है, 3 ठो लेवल है। इसी के बाद हम लोग आगे चलेंगे मैनेजमेंट को। ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, मैनेजमेंट आर्ट है कि साइंस है? कहता है ना, एक मूवी देखते हैं जिसमें बाबूराव नहीं बोलता, ये बाबूराव का स्टाइल है, ठीक है। तो ऐसा मान के चलिए मैनेजमेंट को क्या आर्ट बोलेंगे या साइंस कहेंगे, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री एक साइंस है, मैथ एक साइंस है, ठीक है, बट पेंटिंग एक आर्ट है, मूवी एक्टिंग करना एक आर्ट है, ठीक है। जैसे अभी हम एक्टिंग करने लग जाए बाबूराव का तो आपको लगेगा एक्टिंग हो रहा है, ठीक है। तो वही बात है, मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट करना एक आर्ट कहलाएगा या साइंस, इस चीज को इवेल्युएट करिए। चलिए दोनों पैरामीटर देखते हैं क्या क्या है। तो मैनेजमेंट के बारे में कहता है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट एम्फेसाइज क्रिएटिविटी, इंट्यूशन एंड पर्सनल जजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? बिल्कुल लालू यादव से इन्फ्लुएंस्ड नहीं, आदमी बड़े अच्छे हैं लालू यादव, और कोई बात नहीं, इन्फ्लुएंस की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट, हाँ, मैनेजमेंट एज आर्ट एम्फसाइज क्रिएटिविटी, इंट्यूशन एंड पर्सनल जजमेंट। मैनेजमेंट में जनरली आप जब भी मैनेजर्स को देखेंगे तो वो क्या करते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं, कुछ कुछ नया नया चीजें ट्राई करते हैं ताकि एम्प्लॉयज बेहतर काम कर पाए, सही गोल्स को अचीव कर पाए। इंट्यूशन का मतलब क्या होता है कि वो हर चीज, मतलब जो मैनेजर्स होंगे वो हर छोटी से छोटी चीज के पीछे जो भी वो करते हैं कुछ ना कुछ वजह होता है, ऐसा नहीं कि बेवजह कुछ भी कर दिए, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए अटेंडेंस, ऑफिस के बाहर अगर एक अटेंडेंस का थंब प्रिंट का डिवाइस लगाया गया है, तो आप ये भी मान के चलिए वो किसी न किसी वजह से लगाया गया। इंट्यूशन का मतलब होता है कि हर छोटी से छोटी चीज के वजह पीछे कोई ना कोई एक वजह या फिर एक कारण होगा। एंड पर्सनल जजमेंट नेक्स्ट है, इट इन्वॉल्व्स हैंडलिंग अ रियल लाइफ सॉल्यूशन विद अ मिक्स ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड इंटरपर्सनल स्किल टू लीड सॉल्व प्रॉब्लम इफेक्टिवली। अब इसमें क्या होता है, आपका रियल लाइफ सॉल्यूशंस आपको करना पड़ता है, मतलब आप जितने प्रॉब्लम्स आएंगे उसको आप सॉल्व कर सकते हैं एज अ आर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अच्छा मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये है ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में लिखने के लिए, ठीक है। सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफन डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल एबिलिटी टू थिंक, क्रिएटिविटी एंड अडेप्ट। अब जो सक्सेसफुल मैनेजमेंट बनने के लिए आपका क्या होना चाहिए, आपका क्रिएटिविटी अच्छा होना चाहिए, और आप लोगों से अच्छे से अडेप्ट कर पाए, मतलब किसी भी सिचुएशन, किसी भी कल्चर में आप अच्छे से अडेप्ट कर पाए, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट एज आर्ट के बारे में कुछ बातें था। मेन 3 बात है। पहला, मैनेजमेंट एक आर्ट इसलिए कह सकते हैं क्योंकि एक पर्सनल स्किल है, हर पर्सन का अपना अपना अंदाज है मैनेजमेंट करने का, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं मैनेजर अप्लाई देयर ओन क्रिएटिविटी, स्किल्स एंड नॉलेज टू एड्रेस चैलेंजेस। यानी हर मैनेजर, जैसे आप मान लीजिए अभी क्लास मैनेजमेंट का काम, ऑनलाइन क्लास मैनेजमेंट का काम हम 4 लोगों को दें, आज किसी को दे दिए, कल किसी को दे दिए, परसों किसी को दे दिए, चौथे दिन किसी और को दे दिए, तो सबका अपना अपना स्टाइल होगा, सब उसको अपने अपने तरीके से करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या, इंट्यूशन एंड एक्सपीरियंस। सक्सेसफुल मैनेजर रिलाई ऑन देयर एक्सपीरियंस एंड इंट्यूशन। जो सक्सेसफुल मैनेजर होते हैं वो अपना एक्सपीरियंस का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे एक आर्टिस्ट पेंटिंग बनाते टाइम बोलता है ना कि हमको 10 साल के पेंटिंग बनाने का तजुर्बा है, तो देखो कैसे 5 मिनट बना देते हैं। तो वैसे ही मैनेजर जो एक्सपीरियंस होगा वो अपने स्किल्स का यूज कर सकते हैं टू मेक डिसीजन इन अनसर्टेन और अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन। मतलब कुछ ऐसे सिचुएशन में जहां पे अनसर्टेन है, मतलब अनसर्टेन मतलब सुनिश्चित नहीं है कि क्या होगा, ठीक है। अनप्रेडिक्टेबल मतलब कुछ अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि आगे क्या होगा, वैसे सिचुएशन में भी मैनेजर्स अपने एक्सपीरियंस की वजह से अच्छे डिसीजन ले पाते हैं। इंटरपर्सनल स्किल, इंटरपर्सनल स्किल का मतलब होता है कि पर्सन टू पर्सन बिहेवियर काफी अच्छा होता है मैनेजर्स का, ठीक है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट एज ए साइंस। देखिए आर्ट में जनरली आप ये ध्यान रखिएगा ना कि आर्ट मतलब क्रिएटिविटी, एक्सपीरियंस, मतलब ये सब चीजें, ठीक है।
बट साइंस में ये सब क्या होगा, सिस्टम होगा, एक प्रूफ होगा, हर चीज वेल डिफाइंड होगा, अगर कोई चीज ऐसा है तो ऐसा ही है, उसमें कोई इधर उधर की बात नहीं है। बट आर्ट में क्या होता है, क्रिएटिविटी होता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट को आर्ट भी कहते हैं, साइंस भी कहते हैं। कोई पूछेगा तो ये लड़ मत पड़िएगा कि हाँ ना आर्ट होता है ना साइंस होता है, ठीक है। कुछ बोलेगा आर्ट है, कुछ बोलेगा साइंस है, बट आप ये कहिएगा मैनेजमेंट इज ऑल्सो आर्ट while also it consists the features of science, मतलब साइंस वाले भी फीचर हैं और आर्ट वाले भी। मैनेजमेंट इज अ साइंस बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक प्रिंसिपल थ्योरीज एंड रिसर्च, इट यूजेस डाटा लॉजिक, वो जो भी है जनरली हम ये कैरेक्टरिस्टिक्स बता देते हैं, ठीक है। तो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला है सिस्टमैटिक नॉलेज, यानी जैसे कि फिजिक्स का, केमिस्ट्री का एक सिस्टमैटिक नॉलेज है, फॉर्मूलाज है, कुछ इफेक्टिव मतलब मेथड्स हैं, वैसे ही मैनेजमेंट में भी क्या है, मेथड्स वगैरह चीजें अवेलेबल है, ठीक है। तो मैनेजमेंट इन्वॉल्व स्ट्रक्चर्ड थ्योरीज एंड फ्रेमवर्क्स डेवलप्ड थ्रू रिसर्च, मतलब बहुत सारे रिसर्च के बाद मैनेजमेंट की फील्ड में भी बहुत सारे फार्मूलाज और थ्योरीज आ गए हैं। भैया पिक्चर नहीं आ रहा है, आपका नेट खत्म होगा दोस्त, रिज्वाइन कर सकते हैं। 100 पार्टिसिपेंट दोनों में मीट फुल हो गया, क्या हम लोग तीसरा लिंक डाल दे क्या, कुछ लोगों का फायदा हो जाएगा, बट रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। अभी से कोई अगर लेफ्ट करेंगे तो आपका फिर अपना दोबारा ज्वाइन नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। आपका कोई फ्रेंड हो तो उसको बोल दीजिएगा मीटिंग 1 में 3-4 लोगों की जगह है तो आ सकते हैं शायद। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स एंड मेजरेबल, ठीक है। तो साइंस का जैसे कोई ऑब्जेक्टिव होता है, मेजरेबल होता है हर चीज, वैसे मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कैन बी टेस्टेड, क्वांटिफाइड। क्वांटिफाइड मतलब किसको क्वांटिफाई करने का मतलब क्या होता है ना, किसी चीज को मापा जा सकता है किसी एक वैल्यू में, जैसे 10 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। तो ऐसे मैनेजमेंट के जो चीजें हैं उसको आप मेजर वगैरह कर सकते हैं। इसमें अलग अलग मेट्रिसेस हैं परफॉर्मेंस के, जिसके बेसिस पे आप परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। प्रेडिक्टेबल आउटकम, जैसे साइंस में क्या होता है, फिजिक्स में पता है कि ये चीज का यही आउटपुट होगा। आर्ट में वो चीज नहीं होता है, आर्ट में कुछ भी होता है, आर्ट कलाकारी है, ठीक है। बट साइंस में जैसे प्रेडिक्टेबल आउटकम्स होते हैं, वैसे यहाँ पे भी प्रेडिक्टेबल आउटकम, यानी कि हम लोगों को पता होता है कि कुछ प्रोसेसेस मैनेजमेंट के अगर हम सही अप्लाई करेंगे तो एग्जैक्ट पता है कि क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। चलिए, आई होप ये क्लियर होगा, आगे चलते हैं। हाँ जी, तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, अब ये जो पहला क्वेश्चन कराए ना दोस्त, आपको लगता है एक क्वेश्चन कराए, बट हम दो कराए। पहला तो आप मैनेजमेंट और फंक्शन पूछेगा तो ये लिख दीजिएगा, मैनेजमेंट और लेवल पूछेगा तो ये लिख दीजिएगा। अगर मान लीजिए आपको एज आर्ट एज ए साइंस पूछ लिया तो ये पेज में जो बताए ये लिख दीजिएगा, ठीक है। समझ में आया, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हो गया आपका 2 पेज में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज कंट्रोल, कंट्रोल क्या है, कंट्रोल मतलब कंट्रोल, कंट्रोल मतलब कंट्रोल, मजनू कंट्रोल। तो कहते हैं व्हाट इज कंट्रोल, कंट्रोल इज अ प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग द प्रोग्रेस ऑफ एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम चल रहा है उसके प्रोसेसेस को मेजर करना है कि दोस्त सही सही ठीक ठाक काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कंट्रोल बेसिकली यही है, जो काम चल रहा है वो ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अगर चल रहा है तो सही, और नहीं चल रहा है तो उसके लिए करेक्टिव मेजर्स लो, करेक्टिव एक्शन लो, उसको करेक्ट करने के लिए एक्शंस लो। समझ में आया बात, कंट्रोल के बारे में बस इतना बात याद रखिएगा। कंट्रोल क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे एक्टिविटीज का देख रेख करता है, मॉनिटर करता है, उसको मेजर करता है सही हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर वो कुछ है, पीडीएफ है दोस्त, 299 वाले में पीडीएफ होगा, पैसा वाले में पीडीएफ कैसे निकालें, उधर तो अपन जान दे देंगे, पीडीएफ की क्या बात है। नेक्स्ट, इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड डेविएशंस फ्रॉम प्लान एंड मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट टू स्टे ऑन कोर्स। स्टे ऑन कोर्स का मतलब क्या होता है ना, कोर्स मतलब कि जिस रास्ते पे हम लोग हैं उसी पे बने रहें, ठीक है। तो उस पर बने रहने के लिए कुछ एडजस्टमेंट, कुछ इंप्रूवमेंट करना पड़ता है, तो वो सारी चीजें हम लोग करते हैं। इज दैट क्लियर, यही है कंट्रोल। अब टाइप्स ऑफ कंट्रोल, 3 टाइप का कंट्रोल होता है दोस्त, एक पहला वाला, एक दूसरा वाला और एक तीसरा वाला। अब बोलेंगे क्या पहला दूसरा तीसरा कर दिए, तो पहला है फीड फॉरवर्ड। फीड फॉरवर्ड का बड़ा सिंपल है। फीड फॉरवर्ड बोलता है कि देखो कुछ भी करने से पहले ही तू आपका कुछ कंट्रोल एक्शंस ले लो, कुछ करने से पहले ही कुछ कंट्रोलिंग का काम कर लो, वो क्या है, फीड फॉरवर्ड। कंकरेंट होता है जब काम एग्जैक्ट चल रहा हो उस टाइम आप एग्जैक्ट कंट्रोल का डिसीजन ले रहे हैं, कंट्रोल अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। बट एक क्या होता है, बाद में कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप एग्जाम से पहले कंट्रोल कर रहे हैं कि आपको मार्क्स क्या आना चाहिए। एक हो सकता है कि आप एग्जाम के दिन कंट्रोल कर रहे हैं कि दोस्त कितना ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कर ले, क्या सही करें क्या गलत करें जिससे मार्क्स ज्यादा से ज्यादा आ जाए। अब एक होता है जो सबसे अजीब काम है, वो है फीडबैक कंट्रोल, यानी कि आप उसके बाद कंट्रोल अप्लाई करें जो कि आपको नेक्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में फायदा देगा। तो कौन सा वाला अप्लाई करना सही रहेगा, क्या आप लोग बता सकते हैं।
कौन सा वाला कंट्रोल अप्लाई करना सबसे सही रहेगा? फीड फॉरवर्ड मतलब आप एग्जाम से पहले कंट्रोल करें कि क्या होगा नहीं होगा, क्या अच्छा कर सकते हैं। कंकरेंट मतलब एग्जाम के दिन एग्जाम हॉल में डिसाइड करें कि कैसे क्या बेहतर कर सकते हैं। एंड थर्ड ऑप्शन इस एग्जाम के बाद डिसाइड करें कि क्या सही क्या गलत है, और एग्जाम के नेक्स्ट एग्जाम में फिर बात करें कि आप बोले कि अब क्या से क्या कर देंगे। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखें फीड फॉरवर्ड कंट्रोल कीजिए। एग्जाम है तो एग्जाम से पहले ही काम कीजिए, कोई भी काम दुनिया में हो पहले से कंट्रोल करने की उसको कोशिश कीजिए। एंटिसिपेट्स पोटेंशियल प्रॉब्लम्स एंड टेक्स करेक्टिव एक्शंस बिफोर दे अकर, यानी कि एडवांस में प्रॉब्लम्स को हम लोग एंटिसिपेट कर लेते हैं, एडवांस में हम लोग प्रॉब्लम को गेस कर लेते हैं कि दोस्त ऐसा कुछ हो सकता है। जैसे हम लोग कार से जा रहे हैं, हो सकता है कार पंचर हो जाए, तो इसका कंट्रोल मेजर क्या ले सकते हैं? एक स्टेपनी रख लेंगे, ठीक है, या फिर पंचर रिपेयर किट रख लेंगे। ठीक है, समझ में आना? हाँ, मान लीजिए अगर एग्जाम में गेस क्वेश्चन नहीं मतलब गेस क्वेश्चन क्या है, नहीं लड़ेगा, बट कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ, मान लीजिए आप एग्जाम में ना आपने डिसाइड किया कि 10-15 मिनट में हम घर से पहुंच जाएंगे। व्हाट इफ 10-15 मिनट में कुछ ट्रैफिक मिल गया तो एडवांस मेजर क्या हो सकता है? आप 10-15 मिनट नहीं, आप 1 घंटे पहले निकल जाए, ताकि कोई दिक्कत भी हो तो आप आराम से मतलब उसको मैनेज कर पाए। ठीक है, ये सब फीड फॉरवर्ड कंट्रोल है। इसमें क्या होता है? बजटिंग एंड रिसोर्स प्लानिंग, बजट पहले से डिसाइड करना है कुछ भी प्रोडक्ट को बनाने का, कुछ टास्क को करने का, रिसोर्सेज वगैरह का प्रॉपर प्लानिंग, तो ये फीड फॉरवर्ड कंट्रोल में आता है। इज दैट क्लियर? दोस्त, किसी भी काम को करने से पहले ही जो कंट्रोल अप्लाई किया गया वो फीडवर्ड, जो करते टाइम अप्लाई किया गया कंकरेंट, जो करने के बाद किया गया वो फीडबैक। अब हम इसमें ज्यादा एग्जांपल नहीं करेंगे, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, स्टेप्स, 5 स्टेप में होता है कंट्रोल। कोई पूछेगा कंट्रोल में कितना स्टेप है, तो उसको कहिएगा दोस्त 5 स्टेप है, बस 5 स्टेप करके तुम किसी चीज को जिंदगी में कंट्रोल कर लोगे। पहला, स्टैब्लिश स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड बनाइएगा दोस्त अपना, ये स्टैंडर्ड है, अपन ऐसे कुछ दिखेंगे या फिर ऐसा कुछ करेंगे। जैसे स्टैंडर्ड बना लेगा दोस्त, 500 नंबर तो चाहिए। मेजर परफॉर्मेंस, आप क्या कर सकते हैं? आप टेस्ट दे सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, उसमें चेक कर सकते हैं कि आपका परफॉर्मेंस कितना आ रहा है। ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा दोस्त। क्या सभी लोगों को कंट्रोल क्लियर है? कोई जो बोल रहा है चैट में दोबारा बताने के लिए, क्लियर है तो एक बार चैट में क्लियर लिख दीजिए, ताकि हमको पता चले कि हाँ हम सही बताएं। हाँ, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बढ़िया। तो मेजर कंट्रोल, मेजर परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा उसको आप मेजर करेंगे। ठीक है, एंड जो भी एक्चुअल आपका आउटपुट रहा उसको आप मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको मेजर करेंगे। नेक्स्ट आता है कंपेयर। जैसे मान लीजिए आप डिसाइड किया कि 500 आना चाहिए, मेजर परफॉर्मेंस मान लीजिए कि ये स्टेप में आपको कहा गया था मेजर करने, आपने मेजर किया कि आपका मार्क्स 440 450 से ज्यादा नहीं आ रहा। ठीक है, मतलब आपने डिसाइड किया कि 500 आना चाहिए, जब आप एग्जैक्ट मेजरमेंट कर रहे हैं तो आपको 440 450 से ज्यादा नहीं मिल रहा है। तो थर्ड स्टेप हम लोग करते हैं वही चीज, कंपैरिजन, कि इन दोनों को कंपेयर करते हैं कि क्या सही है या फिर मतलब कुछ चेंजेस की जरूरत है। तो एनालाइज द डिफरेंसेस बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड सेट स्टैंडर्ड्स, मतलब जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया और जो आपने मेजर परफॉर्मेंस किया, उन दोनों में क्या कुछ डिफरेंस है, तो उसको आप एनालाइज कीजिए, उसको मतलब नोट कीजिए कि इतना का चेंज है। तो जैसे आपने देखा कि 500 का टारगेट सेट किए, 440 मेजर हो रहा है, तो हमको ये दिख रहा है कि 60 का क्या हुआ, कंपैरिजन रिजल्ट आया, मतलब 60 हम लोग का बीच बीच में कम रहा है। इज दैट क्लियर? फोर्थ आता है आपका टेक करेक्टिव एक्शंस। करेक्टिव एक्शंस लीजिए, आप ट्राई कीजिए कि आपका कहाँ गलती हो रहा है। ठीक है, किस सब्जेक्ट में आपकी कमी है, उस सब्जेक्ट को आप इंप्रूव करें, सही करें। एंड लास्ट में आता है रिव्यू एंड एडजस्ट, कंटिन्यूअसली इवेल्युएट द कंट्रोल प्रोसेस एंड मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट फॉर बेटर रिजल्ट। यानी जो भी आप मान लीजिए करेक्टिव एक्शंस लिए, ये चेक कीजिए कि क्या वो एक्शन सही में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं है तो बस आप फिर से करेक्टिव मेजर्स लीजिए और उसको करेक्ट करने की कोशिश कीजिए। इज दैट क्लियर? देखिए, लक्ष्य टारगेट करना, आउटपुट चेक करना, आउटपुट और टारगेट के बीच में डिफरेंस निकालना, उस डिफरेंस को खत्म करने के लिए कुछ एक्शंस लेना, और उस एक्शंस को लेने के बाद ये चेक करना कि क्या अब सारे काम सही है या नहीं सही है, फाइनल रिव्यू। क्लियर है कंट्रोल के स्टेप्स? क्लियर हो तो हैंड रेज कर दीजिएगा, बड़ा कम समय लगेगा, जल्दी जल्दी चलेंगे। ठीक है, 8:32 हो गया। अब हम चलाते हैं आपको स्पीड। आधा घंटा हम स्लो चल रहे थे क्योंकि अब हमको देखिए स्पीड कैसे चलता है। तो वो भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मतलब कैसे एक लोग दूसरे लोग से बिहेव करते हैं कंपनी में, कैसे एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से बिहेव करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ओबी। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंस और नेसेसिटी भी बताना है। तो ओबी क्या है?
हाउ ग्रुप एंड इंडिविजुअल एक्ट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कैसे वो एक दूसरे के साथ एक्ट करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, वो सारी चीजें, ठीक है। इट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग, प्रेडिक्टिंग एंड मैनेजिंग ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स। ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के मतलब आप बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन, वर्क प्लेस, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन केवल लिख दीजिए, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग ना लिख के लिख दीजिए कि इट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग, प्रेडिक्टिंग एंड मैनेजिंग ह्यूमन बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ऐसा मान के चलिए किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में, किसी एक कंपनी में लोग कैसे एक दूसरे से बिहेव करते हैं, उस चीज का स्टडी है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, उसी चीज की पढ़ाई है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, इट हो गया, इट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग, प्रेडिक्टिंग एंड मैनेजिंग ह्यूमन बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव। क्यों हम लोग इसमें ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को जो भी ह्यूमन के बिहेवियर उसको समझते हैं, ताकि इम्प्रूव कर पाए परफॉर्मेंस को, यानी काम ज्यादा से ज्यादा हो पाए, प्रोडक्टिविटी यानी कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम करा जा सके, एंड ओवरऑल इफेक्टिवनेस, जो गोल है उसको सही से अचीव किया जाए। ये बात हर जगह होता है, मैनेजमेंट के लिए भी यही लिखना है, टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी एंड ओवरऑल इफेक्टिवनेस। तो ई जो वर्ड लास्ट में दिख रहा है ना, ये बहुत जगह कहीं भी घुसा दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस। तो हम जल्दी इंपॉर्टेंट का नाम बताते हैं। पहला, इंप्रूव्स कम्युनिकेशन। वो भी क्या करता है, आपका अलग अलग ग्रुप, पर्सन टू पर्सन में कम्युनिकेशन इंप्रूव करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है कि कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा काम कर पा रहे हैं। इनहेंसेस लीडरशिप, पीवाईक्यूज नहीं है, गेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इनहेंसेस लीडरशिप यानी लीडरशिप इंक्रीज करता है, ठीक है। मतलब जो भी किसी एक पर्सन को है एग्जैक्ट लीडरशिप मिलता है, एक मार्गदर्शन मिलता है पूरे ग्रुप को। नेक्स्ट क्या है, बूस्ट जॉब सेटिस्फेक्शन। जो कंपनी में एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनका जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब के प्रति उनको होता है ना संतुष्टि कि हाँ हम कुछ अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, वो मिलता है। नेक्स्ट, फैसिलिटेट्स चेंज मूवमेंट, चेंज मैनेजमेंट। यहाँ पे क्या है, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग हाउ इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड टू चेंज कैन ऑर्गेनाइजेशन नेविगेट ट्रांजिशन स्मूथली। अब ये क्या है, चेंज मैनेजमेंट जनरली होता है ना कि ऑर्गेनाइजेशन पहले मान लीजिए कि पेन पेपर पे काम करती थी, डॉक्यूमेंट पे, हार्ड कॉपी पे। अब अचानक से उसको क्या किया गया, सॉफ्टवेयर वगैरह लाया गया, कंप्यूटर वगैरह लाया गया। तो उस टाइम क्या होगा, पूरा ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। तो उस चीज को चेंज मैनेजमेंट के टाइम में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का स्टडी काफी काम आता है। नेक्स्ट, नेसेसिटी, जरूरी क्यों है, इफेक्टिव मैनेजमेंट करने के लिए। बेटर कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, यानी कन्फ्लिक्ट वगैरह कुछ हो तो उसको सॉल्व करने के लिए वो भी बहुत नीडेड है। ताकि आप, अगर आप एक पर्सन दूसरे पर्सन को समझने का कैपेसिटी रखिएगा, तभी तो कुछ झगड़ा मैटर कुछ भी होगा तो सुलझा पाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीज एम्प्लॉय रिटेंशन। एम्प्लॉय रिटेंशन मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में एम्प्लॉय ज्यादा दिन रहेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और एम्प्लॉयज को नहीं समझेंगे तो वो लोग छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एनहांस टीम वर्क। इससे टीम वर्क अच्छा होता है। अलाइनिंग गोल्स, यानी आपका जो भी ऑर्गेनाइज कंपनी है वो गोल से असाइंड रहता है, गोल से इधर उधर नहीं जाता। इज दैट क्लियर। एक पेज का है ओबी का इंपॉर्टेंस और नेसेसिटी, पूछ सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, 3 क्वेश्चन हो गया ना, बढ़िया। चलिए, अब व्हाट इज अकाउंटिंग, ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से ध्यान रखिएगा। अकाउंटिंग क्या होता है और इसका टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है। तो सबसे पहले, अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग। ये टोटल 7 गो वर्ड है यहाँ से यहाँ तक, ध्यान से देखिएगा। आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, कम्युनिकेटिंग। क्या आप लोगों को याद है? अच्छा, यही सब अकाउंटिंग का स्टेप्स भी है, यही सातों अकाउंटिंग का स्टेप्स भी है, ठीक है। तो ये अलग अलग स्टेप में करते क्या क्या है, ये थोड़ा अभी आगे देख लेंगे। अब इसको याद कैसे रखना है, तो इसको याद रखिए, आई एम फॉर, एक शॉर्टकट हमारे पास है। आप लोग एंड में हमसे पूछेगा कि ये याद कैसे करना है, तो हम शॉर्टकट बता देंगे, ठीक है। या फिर अभी बता दें, रहने देते हैं, आप लोग पूछेंगे तो बताएंगे। नेक्स्ट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू हेल्प स्टेक होल्डर मेक इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी चीजें क्या करते हैं हम लोग, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, एनालाइज करना और लास्ट में कम्युनिकेट करना। इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग, ठीक है। क्लियर, बढ़िया। चलिए आगे चलता है। स्टेप सबसे पहले आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग में क्या करता है, रिकॉग्नाइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स दैट आर नीड टू बी रिकॉर्डेड, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, वो ट्रांजेक्शन्स को नोटिस करते हैं जो ट्रांजेक्शन्स, हाँ अच्छा, पहले सातों कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद याद करने का बता देंगे कैसे सातों को याद रखना है, ठीक है।
तो वो ट्रांजेक्शन्स जो कि रिकॉर्डेड होने की जरूरत है, जिसको लगता है कि हम लोग को रिकॉर्ड करना चाहिए, मतलब जो इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है या फिर जो इंपॉर्टेंट इवेंट है, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। मेजरिंग में क्या होता है, क्वांटिफाइंग द फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इन मॉनेटरी टर्म्स। अब ये क्वांटिफाइंग भाई वाली वर्ड लिख दिया गया, इसको ऐसा लिख लीजिए, मेजर द ट्रांजेक्शन इन मॉनेटरी टर्म्स, मेजर द ट्रांजेक्शन इन मॉनेटरी टर्म्स, यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसका मॉनेटरी वैल्यू क्या है, मतलब पैसे के टर्म में उसको कितने का ट्रांजेक्शन कहा जा सकता है। जैसे कोई बोले 10 किलो आलू दिए, तो आप बोलेगा ना 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 ना, अकाउंटिंग की भाषा में वो 10 किलो आलू नहीं है, उसका कोई प्राइस होगा। मान लीजिए 1 किलो आलू का 20 रुपए है, तो आप ये बोल सकते हैं आपने उसको 200 रुपए के आलू दिए। आप ये कभी भी कोई अदर यूनिट नहीं यूज करना है। बेसिकली अकाउंटिंग में ये कहता है मेजरमेंट का मतलब कि कोई अदर यूनिट आपको यूज नहीं करना है, आप हमेशा कौन सा यूज करेंगे, होता है ना वो जो रूपी वाला है, RS यूनिट यूज करेंगे, ठीक है, उसके अलावा कोई और नहीं। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग बोलता है डॉक्यूमेंटिंग ट्रांजेक्शन्स इन द जर्नल, ठीक है। हाँ वेट 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 वेट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ चीजें लिख रहे हैं, इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इस बात का क्या मतलब है, जो बात अभी हम ऐड करते हैं इसका क्या मतलब बताते हैं। एग्जैक्टली हमने क्या लिखा कि रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, जो भी ट्रांजेक्शन्स डे टू डे बिजनेस में हो रहे हैं उसको आप क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रिकॉर्ड करते रहे। जैसे पहला ट्रांजेक्शन हुआ पहले रिकॉर्ड, दूसरा उसके बाद, तीसरा उसके बाद, चौथा उसके बाद, ऐसे रिकॉर्ड करना है। अब क्रोनोलॉजिकल का ही मतलब है घटनाक्रम, यानी जिस क्रम में वो घटना घटा है, जिस क्रम में वो ट्रांजेक्शन हुआ है, उसी ऑर्डर में उसको लिखते चलेंगे, ठीक है। गुड। नेक्स्ट है क्लासिफाइंग, ग्रुपिंग सिमिलर ट्रांजेक्शन इनटू कैटेगरीज सच एज एसेट, लायबिलिटी और रेवेन्यू। यहाँ पे सच एज के बाद नहीं, थोड़ा सा अकाउंट्स इन लीजर, ये पता नहीं अजीब सा लिख दिया बट कोई बात नहीं। क्लासिफाइंग में हम लोग क्या करते हैं, जो रिकॉर्डिंग का काम है ना वो हम लोग जनरली जर्नल में करते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखें। जर्नल को हम बोल्ड भी कर देते हैं थोड़ा सा। जर्नल में हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, और फिर इसको और थोड़ा मतलब हैवी रखना पड़ेगा। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको लीजर में ले जाके पोस्ट कर लेते हैं, ठीक है, मतलब लीजर में क्लासिफाई करते हैं। जर्नल में जितना ट्रांजेक्शन एक एक करके रखे थे उसको अलग अलग ग्रुप में बांटते हैं। ये जो प्रोसेस अभी हम आगे बताएंगे। समराइजिंग, समराइजिंग वाले में क्या होता है, आप उस पूरे का एक समरी बनाते हैं, यानी कि ट्रायल बैलेंस वगैरह, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये सब बनाते हैं, ताकि आप उस पूरे जो भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किए हैं उसको अलग अलग ग्रुप में छांटें। छांटने के बाद आप क्या क्या उससे फाइनल स्टेटमेंट बना सकते हो, वो सब समराइजिंग वाले में आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एनालाइजिंग। एनालाइजिंग में जनरली रिपोर्ट्स, परफॉर्मेंस मेजर करना, अच्छा है बुरा है क्या है, वो सारी चीजें। ये जनरली चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी जो CA लोग होते हैं ना, जो अकाउंटिंग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहते हैं, वो लोग करते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल कोई भी कंप्यूटर ऑपरेटर आपका रिकॉर्डिंग का काम कर दे सकता है, क्लासिफाइंग वगैरह ये सब चीजें, ठीक है, समराइजिंग ये सब। ये तीनों एग्जैक्ट प्रैक्टिकल एक्टिविटी है जो हम लोग जनरली अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स करते हैं, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना। अब बोलेंगे ये दोनों क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जब हम लोग को एग्जाम में जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये दोनों करके दिया जाता है, यानी ट्रांजेक्शन डायरेक्ट लिखा रहता है, ठीक है। हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कभी बोल देगा रिकॉर्ड करने या क्लासिफाई करने या समराइज करने, मतलब ट्रायल बैलेंस बनाओ, ये बनाओ, जर्नल बनाओ, लीजर बनाओ, यही तीनों काम होता है अपना, ठीक है। बट अभी हम बता देंगे आगे, डोंट वरी। तो सबसे लास्ट आता है कम्युनिकेटिंग, ठीक है। एनालाइजिंग मतलब वही रिपोर्ट वगैरह प्रिपेयर करना। कम्युनिकेटिंग में क्या होता है, जो भी आपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, जो भी आपने जर्नल बनाया, लीजर बनाया, वो सारा यूजर्स को शेयर कीजिए। अब यूजर कौन है, नीचे लिख दिए हैं हमारे आगे। हम चाहते तो इसमें नहीं भी ऐड करते, इस क्वेश्चन में तो चल जाता, बट ऐड इसलिए कर दिए ताकि कहीं एग्जाम में पूछ ले तो आपका ये काम हो जाएगा। यूजर सच एज स्टेक होल्डर, इन्वेस्टर, मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, यानी जितने भी लोग कंपनी से रिलेटेड है, कंपनी से कनेक्टेड है, उन सबको कंपनी का फाइनेंशियल हालत पता चले, इसके लिए उनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट किया जाए, ठीक है, शेयर किया जाए। अब आते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहला टाइप आता है इंटरनल यूजर, दूसरा आता है एक्सटर्नल यूजर। दोनों में डिफरेंस क्या है, इंटरनल यूजर वो यूजर है individual within an organization use who use accounting information for decision making। इंटरनल यूजर वो लोग हैं जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज डिसीजन लेने के लिए करते हैं, सच एज मैनेजर, एग्जीक्यूटिव्स एंड एम्प्लॉयज। तो ये वो लोग हैं जो मैनेजर्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, मतलब एम्प्लॉय वगैरह हैं, ठीक है, जो काम वाम देखते हैं वो लोग। तो
ये लोग भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देखते हैं ताकि पता चले कि दोस्त कंपनी का क्या स्थिति है, अगर बुरा स्थिति है तो दूसरा जगह जॉब ढूंढेंगे, ठीक है। या फिर जो मैनेजर्स होते हैं वो देखते हैं कि हाँ अगर कंपनी का स्थिति बुरा है तो कुछ करेक्टिव एक्शंस वगैरह लेंगे, ठीक है। तो ये सब इंटरनल यूजर में आते हैं। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग का दूसरा यूजर, वो है एक्सटर्नल। ये सब क्या होते हैं, ये लोग जो कंपनी के बाहर से हैं, जैसे कि एग्जांपल होते हैं इन्वेस्टर, जो पैसा लगाते होता है ना, इन्वेस्टर जो स्टॉक वगैरह में लगा के पैसा रखते हैं, जैसे आप लोग भी कुछ लोग ग्रो ऐप पे, ये सब ऐप पे टाटा का शेयर, इसका शेयर, उसको इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो क्रेडिटर यानी जो उधार ले रखे हैं वो लोग भी आपके अकाउंटिंग बिजनेस का कहानी सुनते रहते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एजेंसीज, टैक्स एजेंसीज, एनालिस्ट, ये सब लोग एक्सटर्नल यूजर है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के। ठीक है, जो अकाउंटिंग होता है ना, वो अकाउंटिंग पूरा प्रोसेस के बाद कुछ बहुत सारा डाटा बनता है, ठीक है, बहुत सारा मतलब कि बुक्स बनता है। वो सबको, वो सब किसके लिए बना है, ऐसा समझिए कि वो सब खाना है, ठीक है। ये सारा प्रोसेस करके आप बनाए खाना, पनीर बना। अब पनीर खाएगा कौन, दो टाइप का, एक घर के लोग और दूसरा बाहर के लोग। इज दैट क्लियर? क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है? पनीर बनाने के लिए ये 7 स्टेप करना है, और ये सातों स्टेप को बनने के बाद एट द एंड कम्युनिकेटिंग, वही बोलता है ना, कम्युनिकेटिंग का मतलब वही पनीर परोसना, जो यूजर्स हैं उनको शेयर करना ही कम्युनिकेटिंग कहलाता है। दो टाइप के लोग पनीर खाने आ सकते हैं, पहला है इंटरनल, जो घर के अंदर के लोग हैं, दूसरा घर के बाहर के लोग। एग्जाम्पल याद रखिएगा, बट हम लॉजिक के लिए समझा दें। इज दैट क्लियर? क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? एक यहाँ पे छोटा सा हमसे मिस्टेक हुआ है, मतलब बताते हैं हम क्या मिस्टेक है। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग पहले बता देते हैं, अकाउंटिंग के टाइप्स क्या क्या है। तो पहला है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल मतलब आप बोल सकते हैं कि जो कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, कैश वैल्यू वगैरह का अकाउंटिंग किया जाता है, उसको हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोल देते हैं, ठीक है। तो फोकसेस ऑन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एक्सटर्नल यूजर, इट फॉलोज प्रिंसिपल। अब GAAP और IFRS, ये क्या इंटरनेशनल कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो हम लोग फॉलो करते हैं। एंड प्रोवाइड्स अ स्नैपशॉट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल हेल्थ। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग को जनरली अगर इजी भाषा में कहें तो ये ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग है, यानी कि ऐसा समझिए ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग यही है। ये सब जो है ना, मतलब अकाउंटिंग से मिलता जुलता ही कुछ चीज है, बट एक्चुअल अकाउंटिंग नहीं है। जो नीचे वाला क्या है, अकाउंटिंग नहीं है। इसमें आप कोई ट्रांजेक्शन जर्नल लीजर नीचे वाले सब में नहीं बनाते। बट ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, यही है ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग। क्या समझे? जैसे देखिए एग्जांपल से एक समझाते हैं इसको। आप लोग सुनते होंगे कार, ठीक है, कार सुनते होंगे ना। तो कार क्या होता है, जो आप लोग कार वगैरह चलाते हो वो एक्चुअल में कार है। बट आप देखते होंगे ट्रेन में भी जो कुछ बोगी होता है ना, उसको चेयर कार, ये कार, वो कार बोल दिया जाता है, ठीक है। तो बट नाम इसका अकाउंटिंग जैसा है, बट ये सब थोड़ा सा डिफरेंट चीज है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओरिजिनल फॉर्म फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग है, जो अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स, रूल्स, रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए किया जाता है। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया। अब है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या आता है, मैनेजमेंट के सारे इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट जो जो डिसीजन ले रहा है उसको आप लिस्ट करके रखते हैं, अकाउंट करके रखता है। मैनेजमेंट इंटरनल रिपोर्ट्स, प्रोवाइड इंटरनल रिपोर्ट्स टू मैनेजर टू एड डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोल। इट इज मोर डिटेल्ड एंड फ्लेक्सिबल देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें आपका क्या होता है, मैनेजमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वगैरह को स्टोर किया जाता है, मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से जितना ट्रांजेक्शन है उसको रिपोर्ट वगैरह बनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहलाता है। नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, ये थोड़ा अलग ही चीज है। ए सबफील्ड ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग फोकसिंग ऑन डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट अकाउंटिंग का जनरली काम होता है, ये जनरली फैक्ट्री वगैरह में किया जाता है, या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी इसका यूज होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का। कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक मतलब है कि किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने में, जैसे मान लीजिए हम लोग अगर अपने बिजनेस की बात करें तो हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग किस चीज का करेंगे, यही कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में कितने लोगों को मतलब पैसा पे करना पड़ता है, स्टडी मटेरियल नोट्स वगैरह बनाने में कितना खर्च लगता है। ये सारी चीजें हम लोग अगर कैलकुलेट करें तो इसी चीज को कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। अच्छा, आपको पता है आप लोग बचपन में कॉस्ट अकाउंटिंग करते थे? कितने लोग बचपन में कॉस्ट अकाउंटिंग किए हैं, येस और नो, चैट में बताइएगा। हम एग्जांपल देंगे उसके बाद पता चल जाएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग, यस और नो। पहले यस और नो जल्दी जल्दी से बोलो, नहीं बोले फिर रिमूव कर देंगे दोस्त से करके, इंटरेक्ट नहीं करेंगे, नींद आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका दिल पढ़ने को नहीं बेचैन है, समझ रहे हैं। वो तो जबरदस्ती हम बोल दिए हैं, जबरदस्ती मिल गया है, मतलब लिंक डाल दिया गया है तो सोचे कि पढ़ लेते हैं। हाँ, देखिए हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग कब करते थे पता है, जब कोचिंग में जाते थे ना तो सर को देखते थे, सर 600 रुपया महीना लेते हैं, सर के यहाँ पे 20 गो बच्चा पढ़ता है, यानी कि सर को जो है 600 इंटू
200 इतना पैसा आता होगा, तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं है। आपको लगा होगा ये कॉस्ट अकाउंटिंग, ये नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग ये है, आप ये सोचिए कि देखिए सर को आने जाने में 1000 रुपये तो किराया पेट्रोल में जल जाता होगा। सर जो यहाँ पे रूम ले रखे हैं, इसका 3000 से लेके 3500 रुपये रेंट होगा। सर को जो है बिजली बिल भी 500 रुपये का आता होगा। ये सारा बात जब आप बैठ के सोचते हैं, सर का जो खर्चा कैलकुलेट करते हैं, वो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विस या प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट आता है, इसका जो काउंटिंग वगैरह करते हैं, डेट इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। इंक्लूड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, कितने डायरेक्ट। अच्छा ये सब तो किए हुए हैं, हाँ तो वही बोला ना, कुछ कोई बच्चा नो नहीं ना बोला है, हमको लगता है सभी कर रखा होगा। अब तो कोई खैर नो नहीं बोलेगा। नेक्स्ट, इसमें क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी आता है। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है? डायरेक्ट कॉस्ट ये होता है जैसे मतलब आप मान के चलिए कि किस में डायरेक्ट कॉस्ट बता सकते हैं। हाँ, जैसे मिठाई की दुकान है, मिठाई की दुकान में डायरेक्ट कॉस्ट क्या होगा? ये दूध होगा, चीनी होगा, ठीक है, अब वो गैस होगा। बट इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होगा? वो जो पर्सन का मंथली सैलरी लग रहा है, या फिर वो बिजली बिल लग रहा है, रूम का रेंट लग रहा है, वो सब एक्स्ट्रा है, इनडायरेक्टली है। ठीक है, क्योंकि वो मिठाई बनाते टाइम नहीं दिखता है कि हाँ लग गया इसमें, उस समय तो मिठाई का कॉस्ट दिखता है कि इतना का दूध इतना का चीनी, बट इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है? वो जो बाहर से चीजें लगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन ऑप्टिमाइज ऑपरेशंस एंड इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी। ये क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेशन को ऑप्टिमाइज करना है, यानी कि जो भी खर्चा है उसको कम करना है, और प्रॉफिट बढ़ाने में मदद करता है। तो ये सबसे फेवरेट अकाउंटिंग आपका हो सकता है जीवन में। ठीक है, अपने जीवन में जब अकाउंटिंग करेंगे तो ये वाला खूब करेंगे आप लोग। नेक्स्ट है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग गवर्नमेंट लोग करते हैं, फोकसेस ऑन प्रिपेयरिंग टैक्स रिटर्न एंड इंश्योरिंग कंप्लाइंसेस विद टैक्स लॉज। अब यहाँ पे क्या है, हम लोग जो भी टैक्स अकाउंटिंग करते हैं, ये कैलकुलेट करने के लिए कितना मेरा प्रॉफिट हुआ, उस हिसाब से कितना मेरा टर्नओवर है, कितना टर्नओवर है तो उस पर कितना परसेंट टैक्स देना होगा, किस गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, स्टेट को कि सेंटर को, वो सारा चीज जनरली टैक्स अकाउंटिंग में आता है। इट डील्स विद कैलकुलेटिंग टैक्स लाइबिलिटीज, यानी किसी कंपनी का टैक्स कैलकुलेट करना है, कितना उसको देना है, एंड अंडरस्टैंडिंग टैक्स रेगुलेशन, जो भी टैक्स से रिलेटेड रेगुलेशन है, रूल समझ के एग्जैक्ट टैक्स कैलकुलेट करना। समझ में आया ना? ये है ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग। ये मैनेजमेंट का डिसीजन वगैरह का अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट के डिसीजन को रिकॉर्ड लिस्ट करना, रिकॉर्ड करना, मैनेज करना इंफॉर्मेशन को। कॉस्ट, जनरली किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट वगैरह पता करना। टैक्स अकाउंटिंग क्या है? टैक्स वगैरह पता करना। इसी के बाद एक छोटा सा चीज है जो हम यहाँ पे नहीं लिख पाए, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसी में है ना, इसमें क्वेश्चन मिस है। अरे यार, हम इसी क्वेश्चन को बीच में ऐड ऑन कर रहे थे, बट आई थिंक वो क्वेश्चन हम मिस कर ही गए। देखिए यहाँ पे ना एक क्वेश्चन है, डबल एंट्री सिस्टम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल एंट्री सिस्टम के बाद ये जो क्वेश्चन है ना, ये हम मिस कर गए। ठीक है, ये क्वेश्चन हम डालना भूल गए, तो अभी हम ऐसे ही बता देंगे, बट बाकी सबको हम पीडीएफ के साथ एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, मतलब ये जो 6 नंबर क्वेश्चन है, अभी हमको पीडीएफ में ऐड करना है। समझे? तो ये डबल एंट्री वाला भी है ही है, इसको भी बता देते हैं। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? नाम सब सुन सुन के लग रहा होगा कि सब तो प्रीवियस क्वेश्चन में आया हुआ है। इसमें नहीं, गोल्डन रूल्स है, जहाँ है वहाँ डाल देंगे। नेक्स्ट, डिफाइन डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? एडवांटेजेस क्या है? देखिए, जो ट्रांजेक्शन्स को लिखना है ना, ट्रांजेक्शन्स को जो लिखना है उसका कितना तरीका है? ट्रांजेक्शन्स को लिखने का कितना तरीका है? ट्रांजेक्शन्स को लिखने का 2 तरीका है। ठीक है, इसको फुल स्क्रीन रखते हैं ताकि कुछ पेन वगैरह यूज करना पड़े। ट्रांजेक्शन्स को लिखने का 2 तरीका है। पहला को क्या बोलते हैं? सिंगल, सिंगल एंट्री सिस्टम। दूसरा क्या होता है? ये थोड़ा सिंगल एंट्री डबल एंट्री बस थियोरेटिकल है, इतने समझा देंगे तो अच्छा रहेगा। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है? सिंगल सिंगल एंट्री सिस्टम पता है कौन करता है? दुकान वाला। दुकान वाला कैसे सिंगल एंट्री सिस्टम करता है बताएं? जब भी आप लोग दुकान वाले के पास जाते हैं ना, अगर आप मान लीजिए उससे कुछ खरीद के खा लीजिएगा, तो वो क्या करेगा पता है? आपका नाम ऐसे लिखेगा, पहले तो वो ऊपर डेट लिख लेगा, आज का डेट, आज का सारा ट्रांजेक्शन, मार्च 12, या फिर मान लीजिए अभी क्या है, जनवरी 14, 14 तारीख। वो लिखेगा कि क्या ले गया। मान लीजिए सोहन नाम का कोई व्यक्ति है, 1 kg क्या ले गया, मतलब उसको क्या कहते हैं, चूरा को, कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, चूरा ले गया उठा के। ठीक है, प्राइस कितना हुआ? मान लीजिए वो 40 रुपए का था। ठीक है, फिर मान लीजिए कोई वो आ, साक्षी नाम की कोई बालिका आई और ये क्या ले गई,
1 kg तिलकुट, और इसका प्राइस हो गया मान लीजिए 100। प्राइस हमको नहीं पता, ये सब चीज का नहीं पता, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सिंगल एंट्री सिस्टम है। क्यों सिंगल एंट्री सिस्टम है पता है, एग्जैक्ट कौन क्या ले गया वो लिख दिया, या फिर कौन क्या दे रहा है वो लिख देगा। जैसे मान लीजिए अगर कुछ कोई पैसा आके उधार चुकाएगा तो लिख देगा कि सोहन आके 30 रुपया दे गया, या फिर साक्षी आके 100 रुपया दे गई। तो इस सिंगल एंट्री सिस्टम कैसे हुआ, सिंगल मतलब क्या है, आप सिंगल सिर्फ एक साइड से रिकॉर्ड कर रहे हैं कि मुझे सॉरी मेरे यहाँ से सोहन कुछ ले गया, मेरे यहाँ से साक्षी कुछ ले गई, जब कुछ आके वो दे जाएगा तो हम लिख देंगे मेरे यहाँ दे गया। बट ये तो हो गया आपका सिंगल एंट्री सिस्टम। इसी चीज को डबल एंट्री सिस्टम वाला कैसे करता है बताएं। देखिए ये तो सिंगल एंट्री सिस्टम हो गया, अब डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है ये बता दे थोड़ा। इसमें क्या है, जैसे ये ट्रांजेक्शन हुआ ना, सोहन 1 kg ले गया, तो इसको दो तरीके से लिखा जाएगा पता है। अरे प्याज ले जा, तो प्याज बहुत सस्ता है कि महंगा है पता। तो इसको दो तरीके से लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, सोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट क्रेडिटेड, ऐसे हम भी लैंग्वेज में लिख देते हैं, सिंटेक्स में लिखते हैं। सोहन अकाउंट क्रेडिटेड 40 रुपया, सोहन अकाउंट जो है 40 रुपया से क्रेडिट हुआ। अब एग्जैक्टली ये तो नहीं लिख सकते सोहन अकाउंट 1 kg चूड़ा से क्रेडिट हुआ, क्योंकि आपको पता है अकाउंटिंग में मॉनेटरी टर्म्स में यानी पैसे के टर्म में ही बात होगा। और कहाँ से गया, कहाँ से गया, तो लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट से निकला 40 रुपया और उसके सोहन के खाते में चला गया। एक्चुअल में तो चूरा गया, बट हम लोग मान के चलते कि वैल्यू गया, ठीक है। क्लियर। तो ये दिख रहा है ना दो पर्सपेक्टिव, कहाँ से आ रहा है, मतलब सेल्स अकाउंट से मतलब जो भी दुकान का सेल्स स्टॉक है उससे उठ के वो उसके अकाउंट में जा रहा है सोहन। तो ये हर ट्रांजेक्शन के लिए दो दो एंट्री होगा, मतलब ऐसा समझिए कि दो दो एंट्री होगा, तो इसको कहते हैं डबल एंट्री, ठीक है। यानी कि डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी दोनों, ठीक है। यहाँ पे ऐसे टू मत लिखते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं डेबिट सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब फिर ये दूसरा साक्षी वाले में लिख देते हैं, साक्षी जी, साक्षी अकाउंट क्रेडिटेड विथ 100 रुपया एंड किससे होगा, डेबिट किससे होगा, फिर से डेबिट किससे होगा, सेल्स से, ठीक है। अभी सब थोड़ा आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बट कोई बात नहीं, ऐसा समझिए डबल एंट्री बस यही बोलता है कि दो एस्पेक्ट यानी दो फॉर्म, लेने वाले की तरफ से भी और देने वाले की तरफ से भी, दोनों तरफ से लिखा जाएगा खाते में, समझ रहे हैं मेरी बात। हाँ बढ़िया, ऐसा समझिए सिंगल एंट्री सिस्टम वो है ना कि आप किसी आपके दोस्त की शादी है, या फिर आपके क्या मान लीजिए आपके दोस्त की बहन की शादी है, किसी एक की शादी है, ठीक है। बट डबल एंट्री क्या होता है, आपका मान लीजिए कि आपका दोनों तरफ वाला दोस्त निकल जाए, आपको दोनों तरफ से कार्ड आया, तो आप डबल एंट्री ले सकते हैं, समझ रहे हैं? कुछ ऐसा है, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, बस यही बात है। एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन समझते हैं, ठीक है। ऑफिस एसेट्स, ऑफिस सप्लाईज एसेट अकाउंट पेएबल लाइबिलिटी 500। हाँ, तो यहाँ पे बोला गया कि ऑफिस सप्लाईज यानी कि एग्जैक्टली समझिए कि ऑफिस के लिए कुछ 500 रुपए का सामान लाया गया, बदले में क्या हो गया, अकाउंट्स पेएबल में 500 रुपया चला गया। मतलब ऐसा समझिए हम लोग एक लिस्ट बनाए हुए थे कि कितना पैसा हमारा देनदारी है, किसी को देना है, उसमें 500 रुपये और बढ़ गया देनदारी, ठीक है। इसको देनदारी बोलते हैं कि हाँ कितना मेरे को चुकाने का है, तो चुकाने वाला लिस्ट में 500 रुपया और बढ़ गया, बदले में 500 का सामान ऑफिस में आ गया, ठीक है। 500 का सामान ऑफिस में आया, 500 का सामान ऑफिस में क्या होगा, आया, बदले में क्या हुआ, बदले में क्या हुआ, हमारा देनदारी 500 रुपया का बढ़ गया, यानी लाइबिलिटी या फिर लोन ऐसा कहें कि बढ़ गया, ठीक है। इन दिस केस द ऑफिस अकाउंट, ऑफिस सप्लाईज अकाउंट एसेट इंक्रीजेस बाय डॉलर, क्या लिख दिया दोस्तों, 500 से बढ़ रहा है, एंड अकाउंट्स पेएबल लाइबिलिटी आल्सो इंक्रीजेस 500 रुपये, ठीक है। यानी कि जो देने का है वो भी इंक्रीज हो रहा है 500 रुपये से। दिस इंश्योर्स दैट द ट्रांजेक्शन इज बैलेंस्ड, द बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल। तो बस यही बात है, समझ में आएगा नहीं समझ में। डबल एंट्री बस यही बोलते हैं दो एस्पेक्ट, हमेशा कोई भी ट्रांजेक्शन होगा उसमें दो फॉर्म होगा, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड, मतलब कोई एक ले रहा होगा कोई दे रहा होगा, ठीक है। अच्छा ध्यान रखिएगा, जिसको आ रहा होगा लगता है गहरा कनेक्शन है, ओहो अच्छा, मजे ले रहे दोस्त। हाँ, तो वो क्रेडिट वाला डेबिट वाला दो एस्पेक्ट होता है। अब डबल एंट्री सिस्टम का कुछ एडवांटेज है, पहला तो है एक्यूरेसी, दूसरा है कंप्लीट रिकॉर्ड कीपिंग, एरर डिटेक्शन, बेटर कंट्रोल। तो चार वो है, ये बाहर कैसे चल गया, हे दैया, ये बाहर कैसे चल गया, अंदर आओ। हाँ
बाहर चला दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। 5 है, एक है ट्रांसपेरेंसी रहता है। सबसे पहले क्या एक्यूरेसी का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए दो दो बार लिखा गया है, एक तरफ रिसीविंग में और गिविंग में दोनों साइड लिखा गया है, तो इससे क्या होगा, एक्यूरेसी ज्यादा रहेगा, गलती का चांसेस कम है। कंप्लीट रिकॉर्ड कीपिंग, यानी कि ऐसा समझिए एग्जैक्ट रिकॉर्ड कीपिंग हो रहा है कि कुछ भी चीज आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, कहीं चीज कुछ भी जा रहा है बिजनेस से तो कहाँ जा रहा है, तो ये हम लोग को एग्जैक्ट कंप्लीट रिकॉर्ड कीपिंग मिल जाता है, ठीक है, पूरा रिकॉर्ड मिल जाता है। नेक्स्ट क्या है, एरर डिटेक्शन। हम लोग को जब डबल एंट्री होता है इससे क्या होता है, इट इज इजियर टू आइडेंटिफाई एरर बिकॉज टोटल डेबिट्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल क्रेडिट। अब ये चीज ध्यान रखिएगा, अभी आगे जब हम लोग लीजर वगैरह दिखाएंगे, जर्नल दिखाएंगे, एक मिनट बाद में क्या दिखाएंगे, अभी थोड़ा सा दिखाई देता है, ठीक है। आप लोग भी सोच रहे होंगे आगे क्या है पढ़ने वाले हैं, कुछ कुछ देख ले, ठीक है। वेट 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 वेट, हाँ जैसे देखिए ये आपका क्या है, एक जर्नल का एग्जांपल, जो अब एग्जाम में क्वेश्चन जो आपको गेस्ट क्वेश्चन में दिया था ना, उसी का सॉल्यूशन है। तो इसमें क्या कहा जाता है, जो टोटल होता है ना, डेबिट साइड का 7,70,000 आ रहा है, क्रेडिट साइड अगर 7,79,000 भी आ गया ना, या फिर 71,000 भी आ गया, तो दिक्कत की बात है, एकदम एग्जैक्ट डिट्टो मैच करना चाहिए, ठीक है। अगर मैच नहीं कर रहा है मतलब गड़बड़ बात है। चलिए ऊपर चलते हैं, सब बहुत सारा चीज है, बस बने रहिए। अगर बीच में गिव अप कर दिए तो एग्जाम में नुकसान होगा। आधे पे हम लोग आ चुके हैं, आपको दिख रहा होगा, आधा बचा हुआ है, अब आगे आपकी मर्जी। तो क्या है, आपका एरर डिटेक्शन हो जाता है, क्योंकि आप एरर कैसे पकड़ सकते हैं कि दोनों डेबिट क्रेडिट का जो सम है वो इक्वल होगा, अगर इक्वल है तो एरर नहीं है, अगर इक्वल नहीं है। एक्यूरेसी एंड एरर डिटेक्शन में क्या डिफरेंस है, एक्यूरेसी मतलब बोलता है कि आपका ट्रांजेक्शन्स का एक्यूरेसी रहेगा, आप किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स को मतलब हर ट्रांजेक्शन आपका एक्यूरेट रहेगा, हर एंट्री आपका एक्यूरेट रहेगा। एरर डिटेक्शन का मतलब होता है बेसिकली आप बोल सकते हैं कि हमारे हमारा जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो एरर लेस है कि उसमें एरर है, ठीक है, एरर रहित है कि एरर लेस है, वो चीज चेक करके बस हमको कंफर्मेशन दे देता है। अगर इक्वल है मतलब कोई एरर नहीं, अगर मतलब इक्वल नहीं है मतलब एरर है, फिर उसको डिटेक्ट करने का मतलब ऐसा समझिए, एक्यूरेसी बस ये बोलता है कि इंफॉर्मेशन सही करने में हेल्प कर रहा है। एरर डिटेक्शन ये बोलता है कि हमारा कंफर्मेशन चेक कराता है कि भाई सच में एरर है ना कि नहीं है। नेक्स्ट है बेटर कंट्रोल, ठीक है, सब ग्रामेटिकल चीजें ज्यादा इसमें दिमाग मत लगे। बेटर कंट्रोल का मतलब क्या है, ये आपको बेटर कंट्रोल देता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन क्या है, टू प्लेसेस पे रिकॉर्ड हो रहा है, प्रिवेंटिंग ओवरसाइट एंड इंश्योरिंग दैट ऑल डिटेल्स आर कैप्चर्ड, ये ध्यान रखता है कि सारे डिटेल्स कैप्चर हो रहे हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी, with a clear balanced record, the double entry system emphasizes transparency, making audits financial analysis more straightforward and reliable। जो भी बात है, ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन है ट्रांसपेरेंट है, आप सारी एक जगह से नहीं दूसरे जगह से भी वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप बोलेंगे कि ये सेल्स अकाउंट मतलब सोहन में आपको दिख रहा है कि सोहन बोला कि हम 40 रुपये ले लेंगे, उसको दिखाएगा देख मेरे सेल्स अकाउंट में से 40 रुपये घटा हुआ दोस्त, 40 रुपये का सामान इधर से कम हुआ है, तो कहाँ गया, तेरे में ही गया होगा, ठीक है। तो उस टाइम का आप उसको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह दिखा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद आपका आता है बिटवीन लीजर एंड जर्नल। हाँ, अब आता है जर्नल का होता है, ये जो जर्नल है का होता है और रिलीजर का होता है, ठीक है। तो हम पहले ना दोनों का फॉर्मेट दिखाते हैं, बाद में डेफिनेशन वगैरह डिफरेंशिएट करेंगे। जो ऊपर वाला दिख रहा है ना दोस्त, ये वाला है आपका जर्नल। अच्छा, क्या इसमें एक ही जर्नल होता है, मतलब एक ही ट्रांजेक्शन होता है? ऐसा नहीं है, ये हम सिर्फ हेडिंग है टेबल का, और ये क्या है नीचे और कॉलम्स हम लोग ऐड कर सकते हैं। ये बात क्लियर है ना दोस्त? ये सब का स्क्रीनशॉट रखिएगा दोस्त, काम देगा, ये सब बहुत ज्यादा काम देगा। अगर आता है तो ठीक, नहीं आता है तो ये सब तो मतलब वरदान है, तो रट जाइए। तो जैसे मान लीजिए सीरियल नंबर पहला कॉलम होता है, दूसरा होता है पर्टिकुलर, इसमें ट्रांजेक्शन के बारे में लिखा जाता है, किससे लिए किससे दिए। ई एल एफ, इस कॉलम का जनरली अभी उतना ही इस्तेमाल है जितना कि किसका, मतलब समझिए किसी का, ऐसे किसी यूजलेस पर्सन का नाम ले लीजिए, ठीक है, अपने दोस्त का ले लीजिए। हाँ, डेबिट और क्रेडिट ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा समझिए डेबिट में हम लोग ये लिखते हैं जो भी अकाउंट, जैसे कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैश के सामने डेबिट साइड में 5 लाख लिखा आया, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो कैपिटल के जस्ट सीधा 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 इधर आके क्रेडिट साइड में 5 लाख लिखा जाएगा। एक बात नोट रखिएगा, जब जर्नल में लिखते हैं ना, तो जितना पैसा इधर लिखते हैं उतना ही उसके नीचे साइड में इधर आ जाता है, दोनों जनरली सेम रहता है। अगर इधर 500 रहेगा तो इधर नीचे 500 क्रेडिट होगा, अगर इधर 2000 रहेगा तो इधर 2000 होगा, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इसको ध्यान रखिएगा।
तो अगर एग्जाम में बगल वाले से चीट करने का मौका मिले तो इतना चीज समझ में रखिएगा कि हाँ ये जो है ये यहाँ पे और यहाँ पे। अभी एक ट्रांजेक्शन में जनरल मतलब क्या होता है, समझिए कैपिटल अकाउंट से पैसा निकल रहा है और कैश में जा रहा है 5 लाख, यानी कैपिटल मतलब ओनर का पैसा 5 लाख कैश रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो जनरली जितने भी ट्रांजेक्शन हम लोग लिखते हैं पैसा नीचे से ऊपर की ओर फ्लो करता है, ये बात सब लोग ध्यान रखेंगे। जितने भी आप लिखते हैं जर्नल में ट्रांजेक्शन, जो भी जर्नल में आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसमें पैसा नीचे से ऊपर की ओर फ्लो करता है। क्या ये बात क्लियर है? फलानमा के बेटी 2 केजी रसगुल्ला, वाह रे, क्या बात है दोस्त, पूरा कॉमेडी पे उतरे हुए, बहुत बढ़िया। आप ही को शिक्षक बना देना चाहिए। चलिए, और ये जो नीचे इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नरेशन, इसको क्या कहते हैं, नरेशन। अच्छा, हम ये बहुत शॉर्ट में लिखे हैं क्योंकि हमको एग्जाम में उतना ही बताना है। आप एग्जाम में बता सकते हैं कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है 5 कॉलम, पहला कॉलम इज सीरियल नंबर। अच्छा, इसमें सीरियल नंबर ना लिखे ना तो आप मान लीजिए डेट भी लिख सकते हैं, ठीक है, डेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। जनरली डेट ही होता है, डेट पर्टिकुलर। एलएफ, एलएफ का फुल फॉर्म किसी को पता है? लीजर फोलियो बुलाते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लीजर फोलियो। और ये डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ठीक है, ये डेबिट क्रेडिट है, लीजर फोलियो है, और डेट पर्टिकुलर, डेट पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट, और बीच में घुसा हुआ डेबिट क्रेडिट। जैसे याद रखिए 5 कॉलम में रट के रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं लीजर का फॉर्मेट क्या होता है। अब लीजर में क्या होता है ना, जैसे जर्नल में क्या होता है, एक ही ऐसा टेबल होता है। जर्नल में क्या होता है, एक ही टेबल होता है, उसी के अंदर नीचे सारा ट्रांजेक्शन जैसे जैसे होते जाए। जैसे अभी तो बिजनेस स्टार्टिंग का ट्रांजेक्शन हुआ, अब बिजनेस में सामान खरीदने का, बिजनेस में फर्नीचर खरीदने का, बिजनेस में सामान बेचने का, बिजनेस में उधार देने का, उधार लेने का, और जितना भी है वो सब इसी में नीचे एक ही टेबल में ऐड होता है। जबकि लीजर में क्या होता है, एक जैसा बहुत सारा टेबल होता है। दिखाने के लिए हम आपको अपना वन नोट ओपन करेंगे। माना अनजान हूँ मैं तेरे, देखिए थ्योरी वाला जो चीज़ है ना वो पढ़ लीजिएगा, बट जो एग्जैक्ट समझाना है वो नोट्स में थ्योरी लिखा है, जो समझाना है वो हम समझा दे रहे हैं बस, ठीक है। आओ देखो, चलो देखिए, जैसे ये ना ट्रांजेक्शन, वो जो एग्जाम में क्वेश्चन, जो गेस्ट में क्वेश्चन दिया है उसी का सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप देख रहे हैं कि ट्रांजेक्शन्स लिखा गया, पहले कैश अकाउंट का कुछ हुआ, सॉरी कैश कैपिटल में कुछ हुआ, फिर नरेश कैश में कुछ ट्रांजेक्शन है, कैश और फर्नीचर में कुछ ट्रांजेक्शन है, दिल्ली सेफ कोई कंपनी है उसमें और फर्नीचर में कुछ ट्रांजेक्शन है। तो ये सब कुछ नहीं समझ में आ रहा हो किसी को, तो जस्ट ऐसा मान के चलिए यहाँ पे 10 ट्रांजेक्शन क्वेश्चन पेपर में आता है, एग्जाम में जैसे 10 आया था वैसे आया, 10 आप एक एक करके रिकॉर्ड कर दिए। बट इसी ट्रांजेक्शन का, ये जितना ट्रांजेक्शन देखे ना, इसी सब का हम लोग क्या बनाते हैं, इसी सब का हम लोग क्या बनाते हैं, इसी सब से हम लोग बनाते हैं लीजर। हम लोग क्या बनाते हैं, ये जो बनाते हैं आगे लीजर। लीजर में क्या होता है, आप आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या अकाउंट है। ये जनरली हम लिख दिए, एग्जाम में लिखने का जरूरत नहीं, वैसे चुन के लिख लीजिएगा तो अच्छा है। फॉलोइंग्स आर द अकाउंट इन्वॉल्व इन दिस ट्रांजेक्शन, सॉरी दिस जर्नल। तो ये सब ट्रांजेक्शन था। अब आप देख रहे हैं सबके लिए अलग अलग अकाउंट हम बना रहे हैं। कैश अकाउंट, उसमें कैश कब कितना आया, आया वाला सारा इधर, और कैश कब कब गया वो इधर। देखिए कैपिटल में कैपिटल कब कब आया और कैपिटल कब कब गया, ये सब इधर लिख रहा है। नरेश अकाउंट में, नरेश के अकाउंट में कब कब क्या क्या आया और नरेश के अकाउंट से कब कब क्या क्या गया, वो इधर क्रेडिट साइड लिखता है। तो ये क्या होता है, लीजर के अंदर ऐसा बहुत सारा अकाउंट 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 खुलता है, इसका अकाउंट, उसका अकाउंट, कैश का अकाउंट, मतलब हर चीज का अकाउंट खुलता है, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका लीजर का फॉर्मेट रहा, ठीक है। इसमें दो साइड होता है, एक डेबिट साइड इसको बोलते हैं। डेबिट साइड में क्या होता है आपका, क्या होता है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। आप सीरियल नंबर भी यूज कर सकते हैं, कभी कभी डेट नहीं दिया रहता है इसलिए हम लोग सीरियल नंबर यूज कर लेते हैं। जैसे ये जो क्वेश्चन का एग्जाम्पल लिया गया ना, उसमें आपका सीरियल नंबर है, तो अगर डेट रहे तो डेट लिख लीजिएगा, इतना बेसिक दिमाग आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ, कैपिटल अकाउंट, ये जनरली आपका कैश अकाउंट का एग्जांपल है शायद, आई थिंक। बढ़िया, तो ये आपका एक तरह का एग्जांपल हो गया, इसको कोई दिक्कत। अब डिफरेंस बताए थे जल्दी जल्दी, ये जर्नल और लीजर में क्या है, ठीक है।
सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो जर्नल का मतलब क्या होता है? ए जर्नल इज ए फर्स्ट बुक ऑफ एंट्री वेयर ऑल ट्रांजेक्शंस आर इनिशियली रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो जर्नल क्या है? आपका पहला बुक ऑफ अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग में पहला प्रोसेस है जहाँ पे पहली बार ट्रांजेक्शंस को लिखा जाता है। ठीक है। तो लीजर क्या है? लीजर इज ए बुक वेयर द ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इन द जर्नल आर ट्रांसफर्ड टू स्पेसिफिक अकाउंट फॉर फर्दर एनालिसिस। कहने का क्या मतलब है? जैसे देखिए, ये जो पहला ट्रांजेक्शन था ना दोस्त, ये जो पहला ट्रांजेक्शन था कैश कैपिटल अकाउंट, सॉरी कैश अकाउंट डी आर टू कैपिटल अकाउंट, ये जो भी ट्रांजेक्शन है इसको कहाँ भेजा गया है आपको दिखाते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो कैश अकाउंट में है ना, ये ट्रांजेक्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 5 लाख वाला, ये वही ट्रांजेक्शन है। ठीक है। तो ऐसा होता है कि जो जर्नल में हम लोग ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसी को हम लोग किस में भेज देते हैं? लीजर भेज देते हैं फर्दर एनालिसिस के लिए, मतलब उसको में ताकि और ऐसा समझिए किसी पर्पस के लिए बस भेज देता है। तो ये जो जर्नल से लीजर में ट्रांजेक्शन्स लाने का प्रक्रिया, इसको एक तरह से क्लासिफाई करना भी बोलते हैं, या फिर जहाँ पे ये सब लाएं एग्जैक्ट, जैसे इसमें ये सब ट्रांजेक्शन आया तो इसको बोलते हैं लीजर, और ये है आपका जर्नल। यह है जर्नल, यह है लीजर। समझ में आया क्या होता है? जर्नल एक लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन है, एक एक करके आप सारे ट्रांजेक्शन्स को एक फॉर्मेट में लिख दिए, और जर्नल क्या होता है? उसी ट्रांजेक्शन्स को आप अलग अलग ग्रुप में बांट रहे हैं। क्या ये बात क्लियर है? स्क्रीन पे तो बहुत भिक्चुम भिक्चुम दिख रहा होगा, बट एग्जैक्ट हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये सब नीचे का ट्रायल बैलेंस ये सब क्या है, ये सब हमने ऐसे ही लाइव में पढ़ा रखा है। तो चलिए आगे चले। गुड, कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा। पर्पस क्या है इसका? पर्पस है जनरली सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना, ट्रांजेक्शन्स का एक एक करके रिकॉर्ड रखना। इसका पर्पस क्या है? सारे ट्रांजेक्शन्स को क्लासिफाई करना, अलग अलग ग्रुप में बांटना। रिकॉर्डिंग स्टाइल क्या है? इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी जिस ऑर्डर में हुआ है उसी ऑर्डर में लिखा जाता है। यानी अगर एक आज हुआ है उसका पहले लिखेंगे, कल वाला को बाद में लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद आपका आता है, और इसको थोड़ा इधर कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग स्टाइल क्या है? जर्नल में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। इसमें क्या होता है? हर स्पेसिफिक अकाउंट में उसके ट्रांजेक्शन्स के बेसिस पे, जैसे कैश में कोई ट्रांजेक्शन होगा तो उसके बाद उस हिसाब से लिखा जाएगा। ठीक है। नेचर ऑफ एंट्रीज, इसमें क्या है? डेबिट क्रेडिट दोनों साइड होता है। इसमें क्या होता है? कंटेन्स ओनली द डेबिट साइड और क्रेडिट साइड फॉर इंडिविजुअल अकाउंट। इसमें क्या होता है? आप इसमें ना देखिए, हर ट्रांजेक्शन के लिए आपको डेबिट क्रेडिट मिलेगा। ठीक है। जैसे हर ट्रांजेक्शन मतलब बताते हैं। जर्नल में क्या है? आप देखिए, ये जो ट्रांजेक्शन नंबर 1 है, ये जो ट्रांजेक्शन नंबर 1 है जर्नल के अंदर, इसके लिए दोनों साइड है, क्रेडिट भी डेबिट भी। यानी कैश अगर इसमें क्रेडिट डेबिट हो रहा है तो बदले में कैपिटल उसका उतना पैसा से क्रेडिट हो रहा है। बट जब ये ट्रांजेक्शन, ऐसे समझिए ये सिर्फ एक साइड जाता है, यहाँ पे देखिए कैश अकाउंट में आया, अब इसमें क्या हो रहा है आपका? एग्जैक्ट सिर्फ ये डेबिट साइड मेंशन हुआ। ठीक है। सॉरी, ये वाला नहीं, हम थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ कर दिए, ये ऊपर वाला है, जो कैश वाला है ये जा। ठीक है। ये तो ये कैपिटल से जा रहा है, मतलब ये बता रहा है कि देखो जो कैश आया था ना वो कहाँ से आया था। जैसे यहाँ पे हुआ ना आपका, यही बात हुआ कि कैश अकाउंट डी आर टू 5 लाख, यानी कैश 5 लाख आया। बट यही चीज को आगे हम लोग कैश अकाउंट में एक तरह से लिख करके रखते हैं कि कैश कित कहाँ से आया था, वो तो कैपिटल से आया था। फिर जैसे नरेश से आया था 1 लाख, फिर सेल से आया 25,000, फिर श्याम से आया 20,000। तो बस आया आया वाला सारा इस साइड, सारा आया वाला इस साइड, और सारा गया वाला इस साइड। ये जनरली हर अकाउंट का यही स्थिति रहता है, ऐसे ही लिखते हैं। चलिए, तो बस यही है। इसमें फॉर्मेट क्या है कि इसमें डेट, अकाउंट नेम, डेबिट क्रेडिट होता है। इसमें क्या होता है? हर अकाउंट का अपना लीजर पेज होता है, बैलेंस शीट, समरी एंड रिलेटेड ट्रांजेक्शन जो भी है। अब यूज क्या है? इसका इनिशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए यूज करते हैं, इसका क्लासिफाई करने के लिए यूज करते हैं लीजर का। ठीक है। इतना लिख दीजिएगा तो काम हो जाएगा। कुछ भी समझ में आया कि नहीं आया? जिनको समझ में आ गया, पढ़े होंगे उनको समझ में आया होगा, जिनको नहीं समझ में आया सिर्फ आपको रिवीजन करना है। बर्दाश्त करते जाइए, 1 घंटा किसी तरह से बर्दाश्त कर लीजिएगा तो कल रिवीजन करने का मन करेगा। बाकी अभी नहीं पढ़िएगा तो कल रिवीजन करने का मन भी नहीं करेगा।
चलिए, तो ये आपका फॉर्मेट है, बेसिक इतना लिख दीजिएगा, एग्जाम में एकदम बम बम होकर नंबर देगा, मतलब खुशी खुशी होकर नंबर। नेक्स्ट अब आते हैं ट्रायल बैलेंस क्या होता है, फीचर क्या होता है। एक इंटरेस्टिंग बात बताएं दोस्त, 8वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं, यानी कि 60% हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो यही चीज के साथ हम लोग रिकॉर्डिंग बंद करेंगे, थोड़ा हम लोग रेस्ट करेंगे और थोड़ा आप लोग का क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे।